हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत जो है प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, हम लोग नहीं मतलब कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और इसी को अंग्रेजी में जो है प्रियम्बल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात ये उठता है कि प्रस्तावना जो है वह क्या होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है पूरा प्रस्तावना हमारे संविधान का। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। बात कर रहे थे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो है वह क्या है। तो जब हमारा संविधान शुरू होता है तो संविधान का जैसे ही आप पहला पेज खोलते हैं तो आप प्रस्तावना देखते हैं। इस प्रस्तावना को संविधान का सार कहते हैं या कहें सारांश कहते हैं। आप प्रस्तावना को पढ़ने के बाद जो है समझ सकते हैं कि आखिरकार हमारे संविधान में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। मतलब प्रस्तावना से आप एक सारांश जो है हमारे संविधान का समझ सकते हैं। बात करें कि प्रस्तावना जो है इसका आधार क्या रहा है, तो आपको बताएं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो आपको पता है कि 9 दिसंबर को संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक स्टार्ट होता है। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 के बाद जो है 11 दिसंबर को संविधान सभा की फिर बैठक बुलाई जाती है और 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को जो है फिर से संविधान सभा की बैठक का जो है आयोजन किया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को क्या 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा के सामने। और 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और कुछ समय बाद जो है इसी जो है संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो कब स्वीकार किया गया? स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। कब? 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है पास किया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जो है प्रस्तावना बनता है। इस प्रस्तावना की बात करें, इसमें जो है आपको यह पता चलेगा कि आखिर हमारे संविधान का स्रोत क्या है। हमारा जो संविधान है इसका स्रोत क्या है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसी में आपको यह पता चलेगा कि आखिर हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है और साथ ही आपको यह पता चलेगा कि हमारा जो संविधान है इसके निर्माण करने का उद्देश्य क्या है। जनता के लिए जो है संविधान से जो है क्या फायदा होगा, क्या उद्देश्य प्राप्त होगा उसके विषय में। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जो है सबसे पहले बात करें कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। मैंने बताया प्रस्तावना एक तरह से हमारे संविधान का उद्देश्य है या कहें हमारा पहला पेज है। जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब में सबसे पहले आपको भूमिका पढ़ने को मिलेगा। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भूमिका पढ़ने को मिलेगा और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का भूमिका है, समझिए। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना। अब तो ये हुआ कि लिखा क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इस प्रस्तावना में बहुत बड़ी गूढ़ बातें भी लिखी गई हैं। शायद आप लोगों को शब्दों में समझ में नहीं आया हुआ, तो हम जो है उसको समझाएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ से जो है प्रश्न क्या बनता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम भारत के लोग।
मतलब ये कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, क्या स्रोत। बात करें कि आखिर हमारे संविधान का स्रोत क्या है, तो भारत के लोग ही, जो हमारी जनता है, भारत की जनता है, वही संविधान का स्रोत है। क्या है? स्रोत। इसके अलावा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए यहां पे एक प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो एक बार भारत यहाँ पे और एक बार भारत यहाँ पे, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बना है, इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ें, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो एक देश के लिए एक कोई भी क्षेत्र जो है एक देश घोषित कब होता है, तो उसके लिए 4 बातें जो है होती हैं। क्या? कि एक देश के लिए जो है, बात करें देश के लिए, ठीक, देश के लिए जो है 4 बातें जो है होनी चाहिए, तब जाकर के वो देश जो है वो देश घोषित होगा, वो क्षेत्र जो है देश घोषित होगा। क्या? सबसे पहले तो भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। क्या होगा? भूभाग। भूभाग के बाद दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होना चाहिए उसके पास जनसंख्या। जनसंख्या क्या होगा? भूभाग के बाद उसके पास होना चाहिए उस क्षेत्र के लिए जो है कुछ जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या के अलावा आगे बढ़े तो क्या बात करें, उसका जो है सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार। और सरकार के अलावा क्या होना चाहिए? संप्रभुता। ठीक, संप्रभुता, संप्रभुता। तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय, भारत जो है अपने देश के अंदर के निर्णय और विदेशों के निर्णय जो है वह स्वयं लेता है। भारत के निर्णय जो है किसी अन्य के द्वारा नहीं लिए जाते। जैसे आपको बताएं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय क्या था कि भारत के पास जो है भूभाग भी था, जनसंख्या भी था, सरकार भी था, लेकिन संप्रभुता नहीं था। तो जब संप्रभुता नहीं था तो भारत अपना निर्णय जो है वह स्वयं नहीं ले सकता था और लेता भी नहीं था। भारत के सभी निर्णय जो है वह ब्रिटेन की सरकार के द्वारा लिए जाते थे। ब्रिटेन जो चाहता था वही जो है भारत में होता था। तो अब क्या है, हमारे संविधान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया कि भारत जो है अपने निर्णय जो है वह स्वयं लेगा, न कि कोई अन्य के द्वारा लिया जाएगा। तो यानी कि भारत जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। आगे बढ़े तो समाजवादी। दूसरा बात क्या आता है कि हमारे संविधान के विषय में, ये देखिए बात हो रही है स्वरूप के विषय में कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा। ठीक, तो आ रहा है समाजवादी। अब बात करें कि आखिर समाजवादी जो है वो क्या होता है। ठीक, तो देखिए समाजवादी की बात करें तो 2 तरह की विचारधाराएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। कितने तरह की विचारधाराएं? 2 तरह की। कितने तरह की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं आपको? विचारधारा। ठीक, बात करें विचारधारा की तो आपको 2 तरह की विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। एक पूंजीवादी, पूंजीवादी, और दूसरा समाजवादी, समाजवादी। ठीक, अब पूंजीवादी क्या होता है कि पूंजीवादी में जो है जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, व्यापार के साधन होते हैं, उसमें पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, मतलब निजी नियंत्रण होता है। वहीं समाजवादी में क्या होता है कि समाजवादी में जो है सभी साधनों पे, देश के समस्त साधनों पे जो है सरकार का नियंत्रण होता है। और सरकार का उद्देश्य होता है कि इन साधनों के माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का जो है विकास किया जा सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। मतलब समाज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास किया जाता है समाजवादी के सिद्धांत में। अब देखिए समाजवादी की बात करें तो समाजवादी भी जो है 2 तरह के होते हैं। किस तरीके के? 2 तरह के। एक तो साम्यवादी समाजवाद होता है, साम्यवादी,
साम्यवादी, ठीक, जिसे हम लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं। साम्यवादी में क्या होता है कि उत्पादन की जो साधन होते हैं, देश के जो साधन होते हैं, उन साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण बहुत ही कठोर होता है। कैसा नियंत्रण होता है? कठोर होता है, कठोर होता है, ठीक। और जो लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं, लोकतांत्रिक, ठीक, बात करेंगे कि जो लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं उसमें क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण जो होता है वो कम होता है, अपेक्षाकृत, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम होता है। लेकिन हमारे देश में कैसी व्यवस्था अपनाई गई? यहाँ पे क्या है? कम है। कैसा है? कम, ठीक। और हमारे देश में क्या है कि इसको और इसको दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि हमारे देश में किस तरह की व्यवस्था जो है अपनाई गई है। तो हमारे देश में जो है मिश्रित व्यवस्था को अपनाई गई है। कैसी व्यवस्था को? मिश्रित व्यवस्था को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिश्रित व्यवस्था, ठीक, व्यवस्था। तो ये रहा जो है इन दोनों विचारधाराओं के बारे में। मतलब ये कि समाजवाद का मतलब ये है कि समाज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास करना और एक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करना। अब बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की। किसकी बात करेंगे? पंथ निरपेक्ष की। तो पंथ निरपेक्ष की बात करें तो हमारे देश जो है, ये कहा गया है कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हमारे देश के लिए सभी धर्म जो होंगे वो समान होंगे। अब ये थोड़ी सी ताजुब की बात भी आपको देखने को मिल सकता है, या आप कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा रही है, वो लोग कितने बुद्धिमान थे कि जहाँ पे लगभग 80% जनसंख्या जो है हिंदू है, लेकिन इसको एक हिंदू राष्ट्र ना बना करके एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष जो है राज्य बनाया। अब इसमें एक चीज और समझिए, देखिए हमारे देश में जो है पंथ निरपेक्ष जो अपनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जनता जो है जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकती है, और जिस धर्म के अनुसार आचरण करना चाहे वो आचरण कर सकती है। जैसे देखिए हिंदू धर्म के लोग टीका लगा लेते हैं, हाथों में रक्षा बांध लेते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग जो औरतें होती हैं, वहाँ की लेडीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? बुर्का पहन लेती हैं। जो सरदार होते हैं वो पगड़ी बांध लेते हैं। तो जिस तरह की जो है अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहें आचरण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है एक उदाहरण मैं आप लोगों को और दूं, एक उदाहरण है फ्रांस, ठीक। तो वहाँ पर भी जो है धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पे क्या है फ्रांस में कि वो किसी भी धर्म को मानता ही नहीं। वहां की जो जनता है न ही किसी धर्म को मान सकती है, न ही किसी धर्म के अनुसार जो है आचरण कर सकती है। अगर से जनता को कोई धर्म मानना है या आचरण करना है वो अपने घर के अंदर माने, घर के बाहर आ करके जो है किसी भी प्रकार के धर्म का प्रदर्शन जो है वह नहीं किया जा सकता है। तो हमारा देश जो है, ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश के लिए सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी भी धर्म के लोग रहें, सभी धर्म के लोग जो हैं वो समान हैं। अब आगे बढ़ें तो बात करें लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्रात्मक की ये क्या है। तो आपने जो है अब्राहम लिंकन जी की एक बातें जो है सुनी होगी, क्या कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन। तो लोकतंत्र जो है वह जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया जो है शासन होता है। वहीं बात करें गणराज्य की, ठीक, कि गणराज्य जो है वह क्या होता है। तो भारत जो है कहा गया है कि एक गणराज्य है। मतलब ये कि जो भारत देश है, ठीक, हमारे देश का प्रमुख जो होगा वह वंश के आधार पर नहीं होगा। हमारे देश में जो है, हमारे देश के प्रमुख के लिए जो है एक अवधि निर्धारित की जाएगी और उस अवधि के लिए जो है चुनाव होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो हमारे देश के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख होते हैं और ये जो पद है ये वंशानुगत नहीं है। मतलब ये कि बाबर आया, बाबर का बेटा जो है हुमायूं हुआ, हुमायूं का बेटा जो है वह अकबर हुआ, अकबर का बेटा जो है वह शाहजहां हुआ। तो यही लोग जो है
वंश के आधार पे जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन्हीं के पीढ़ी के लोग जो है वह राजा बनते गए। तो हमारी संविधान में क्या व्यवस्था किया गया कि जो हमारे देश का प्रमुख होगा वह वंश पर आधारित नहीं होगा और वह जो है 5 साल के लिए चुना जाएगा। 5 साल के बाद जो है उसका फिर से चुनाव होगा और अगर फिर से वह चुनाव जीतता है तो फिर से राष्ट्रपति बनेगा और नहीं तो फिर उसकी जगह पे जो चुनाव जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। तो ये रहा जो है भारत की स्वरूप के विषय में, क्या भारत के संविधान के स्वरूप के विषय में। देखिए मैंने बताया कि आप जब संविधान पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, सॉरी मैंने संविधान बोल दिया, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी चीजों का पता करते हैं। एक तो संविधान का जो है स्रोत क्या है, स्रोत के विषय में जाने तो संविधान का स्रोत क्या है, जनता। क्या है, जनता। ध्यान रखिएगा प्रश्न बन चुका है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, तो हमारे संविधान का स्रोत जो है वह जनता है। अब इसके अलावा बात करें कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, ठीक, तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, तो एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणराज्य। तो ये है हमारे संविधान का स्वरूप। इसके अलावा आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात कर रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात कही जा रही है। प्रश्न बना है कि हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना के अंतर्गत जो है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किसकी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या, बंधुता बढ़ाने के लिए। अब ये क्या है, ये है हमारे संविधान का उद्देश्य। क्या उद्देश्य, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा, उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य कैसा होगा, एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके लोगों को, ठीक, समाज में जो है सभी व्यक्ति जो है समान रहे। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले क्या था कि हमारे जो समाज के लोग थे, जो लोग थे वो कई जाति, धर्म, समुदाय में बटे हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। इतना ही नहीं, बात करें हिंदुओं की तो कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई शूद्र था, कोई वैश्य था। तो इस तरह से जो है हमारे समाज को बांट दिया गया था। अब क्या है स्थिति है कि हमारे संविधान के अनुसार जो है सभी व्यक्ति जो है वह समान हैं। इसके अलावा आर्थिक न्याय, पहले था कि जो ब्राह्मण है वो अध्ययन अध्यापन का ही कार्य करेगा, जो क्षत्रिय है वह युद्ध करेगा, जो वैश्य है वो व्यापार करेगा, जो शूद्र है वो छोटा काम करेगा। तो इस तरह से जो है आर्थिक जो क्रियाकलाप थे उनको भी बांट दिया गया था। तो अब ऐसा नहीं है। उसी प्रकार राजनीतिक न्याय, अब जो है कोई भी किसी भी जात समुदाय का लोग हो उसको जो है राजनीतिक न्याय है। एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको बता ही दे कि इस समय जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एक आदिवासी समुदाय की महिला हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि एक आदिवासी जो है वो आज हमारे देश की जो है प्रमुख हैं, ठीक। तो जनता को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। इसके साथ साथ विचार की स्वतंत्रता है, साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं, मोदी जी को कुछ भी बोल देते हैं, राहुल गांधी जी को कुछ भी बोल देते हैं, अखिलेश यादव को कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या है, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। इसके अलावा विश्वास की स्वतंत्रता है, जिस पर विश्वास करना चाहे कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता है, जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं। और उपासना की स्वतंत्रता, जिस धर्म को जिस तरीके से आप उपासना करना चाहें, नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो उपासना की भी स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के न्याय। न्याय कितने प्रकार की है, 3 प्रकार के।
न्याय की बात करें, न्याय 3 प्रकार, ठीक। कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता, बात करें स्वतंत्रता की तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, ठीक। अब बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सभी व्यक्ति जो हैं समान हैं, प्रतिष्ठा के लिए सभी का अपना इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और अवसर सभी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। तो कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? समता 2 प्रकार की, ठीक। तो ये प्रश्न बन चुका है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो हमारा जो संविधान है उसमें व्यक्ति की गरिमा जो है वह बनी रहे, और ऐसा जो है नहीं होना चाहिए कार्य कि राष्ट्र की एकता में या उसकी अखंडता में जो है, मतलब कि राष्ट्र के विभाजन की जो है किसी भी प्रकार की जो है समस्या हो। तो और उसकी बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, कितने तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट जो है, ये तारीख जो है परीक्षा में बहुत बार बना है। हमारे संविधान को कब स्वीकार किया गया है या कब अंगीकृत या अधिनियमित किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। और इसी तारीख को जो है संवत में भी लिखा गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि एक बार क्या है कि आपको अंग्रेजी में डेट ना पूछ करके हिंदी में तारीख पूछ लिया था, तो आप जो है ये तारीख भी जो है ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये रहा जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना की विषय में। अब देखिए क्या है कि एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि ये जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक, तो हमारी प्रस्तावना का विचार कहां से आया? ठीक, क्या प्रश्न बनता है? प्रस्तावना का विचार, प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना का जो विचार आया वो कहां से आया? तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का जो विचार आया है वो अमेरिका से आया है। कहां से? अमेरिका से। कहां से आया? अमेरिका से जो है प्रस्तावना का विचार आया। और एक प्रश्न और बात आता है कि विचार तो अमेरिका से आया कि हमारे संविधान में जो है एक प्रस्तावना होना चाहिए जिसमें जो है संविधान की पूरी सारांश, पूरी सार का जो है वर्णन किया जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे विचार तो आ गया, पर भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, बात करें प्रस्तावना की भाषा के विषय में। किस पे? भाषा के विषय में। तो इसकी जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहां से लिया गया है? तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। संविधान की भाषा कहां से लिया गया है? तो संविधान की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए, इसके संबंध में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जहां से प्रश्न जो है वह बनता है। कौन से केस? तो केस है एक जो है बेरूवाडी, जो केस का नाम है, केस का नाम जो है बेरूवाडी यूनियन वाद। कौन सा है? बेरूवाडी यूनियन वाद, ठीक। ये कब आया? तो ये आया था केस जो है 1960 में। 1960 में ये केस आया, और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो उद्देशिका है, ये संविधान का अंग नहीं है। मतलब कि कह दिया गया कि ये जो है संविधान का अंग नहीं है, ठीक, उसका भाग जो है वह नहीं है। तो क्या कहा गया इस वाद में? कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा गया? ये जो प्रस्तावना है यह संविधान का जो है अंग नहीं है। 1960 के बाद जो है
13 साल के बाद जो है 1973 में फिर एक केस आया और उस केस में जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है, अपने ही बात पर पलट जाता है और क्या कहता है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अभिन्न अंग है। उस केस की बात करें कि आखिर वो केस जो है वो कौन सा है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा केस है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अभिन्न अंग है। ऐसे के साथ क्या कहा गया कि संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये चीज जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया। क्या कहा गया? पहली बात तो अभिन्न अंग है। क्या कहा गया? अभिन्न अंग है। बात हो रही है प्रस्तावना के विषय में, ध्यान रखिएगा। क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वह जो है संविधान का अभिन्न अंग है। और इसके साथ क्या कहा गया कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये चीज जो है कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों केस है बेरूबाडी यूनियन वाद पहला और दूसरा बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये दोनों जो केस हैं, ये दोनों केस से प्रश्न बहुत बनता है। सबसे पहले तो इनका सन ही पूछ लेता है कि बेरूबाडी यूनियनवाद जो है वह किस सन में आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सन जो है 1960 में आया था। इसमें जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग मानने से जो है मना कर दिया गया था। वही बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, तो ये जो है 1973 में आया और इसमें क्या हुआ कि प्रस्तावना को जहाँ पे अंग मानने से मना कर दिया गया था वहीं पे अपनी बात को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अभिन्न अंग है। क्या कहा कि इसमें जो है संसद जो है वह संशोधन कर सकती है। अब इससे क्या हुआ? इससे देखिए, अब जब ये हुआ कि संशोधन कर सकती है तो इसी को देखते हुए जो है संसद ने इसमें संशोधन कर दिया। और संसद में संशोधन करते ही क्या किया कि इसमें 3 नए शब्द को जोड़ दिया। कौन कौन से शब्द? मैं यहाँ पे साफ कर दे रही हूँ, लिखने में थोड़ी सी सुविधा होगी। ठीक, अब देखिए इसके लिए जो है एक संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा ले आया गया? 42वां संविधान संशोधन। क्या लाया गया? 42वां संविधान संशोधन। और कब ले आया गया? बात करें तो 1976 में। कब आया ये आया 1976 में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इसका सन याद रखिएगा। परीक्षा में समझ लीजिए 50 बार तो मैं कम ही कह रही हूं, ये प्रश्न बन चुका है कि 42वां संविधान संशोधन जो है वह कब आया है। तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है वह 1976 में आया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में जो है 3 विशेष शब्द जो है वो जोड़े गए। कौन कौन से शब्द?
मैंने बताया 3 शब्द जो है वो जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन सा? समाजवादी, समाजवादी पहला शब्द, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है बाद में ले आए गए हैं। कब ले आए गए? 1976 में। अब ये देखिए कि हमारी जो ये आज का प्रस्तावना है वर्तमान समय में, ये 3 शब्द जो है वो कहाँ पे हैं? तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहला शब्द ये है, क्या है? समाजवादी शब्द। कौन सा? मैं अलग कलर से जो है लिखती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है ये है आपका समाजवादी शब्द। कौन सा? समाजवादी। दूसरा आपका ये है पंथ निरपेक्ष, ठीक, पंथ निरपेक्ष। और इसके बाद जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ये तीनों शब्द जो है संविधान संशोधन करके जो है संविधान में लाया गया है। तो प्रश्न कैसे बनता है, एक बार सुनिए। प्रश्न ऐसे बनता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, एक जो है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए हैं। अब जो चौथा शब्द रहेगा उसे ही आप लोग टिक लगा लीजिएगा कि ये जो चौथा शब्द है ये हमारी प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। अब इसके अलावा एक चीज आपको और बताएं कि एक न्यायाधीश हैं, उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? एम हिदायतुल्लाह। आप लोगों को इस क्लास में जहां